अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीओ मेंटोर फातिमा। आज हम CS 614 की मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मेरे पास कंप्लीट नोट्स हैं जो कि मैं इनसे आपको फुल तैयारी करवाऊंगी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 तक। अगर आप लोगों ने पहले से लेक्चर लिए हुए हैं शॉर्ट लेक्चर, तो फिर ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के तौर पर आप लोग देख लें, आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए तो सारे लेक्चर्स की समरी मैं आपको बताऊंगी, उनके मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, तो इससे इंशाल्लाह आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। और लेक्चर को कवर करते हुए मैं आपको जहाँ पर जो टॉपिक करंट पेपर में आ रहा है तो वो मैं साथ में आपको हाईलाइट कर दूंगी कि ये टॉपिक करंट पेपर में आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये नोट कर लेने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो है 6, 10, 11, 13, 16, 17 और 18। ये वो लेक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्टार्ट जो लेक्चर हो रहा है 1 से लेकर 5 तक, उसमें इंट्रोडक्शन है डेटा वेयर हाउस का। पूछा गया है कि डेटा वेयर हाउस सबसे पहले कि उसकी डेफिनेशन क्या है, डेटा वेयर हाउस होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और डेटा वेयर हाउस की जो हिस्ट्री है उसमें जो क्राइसिस हैं, ये सब कुछ। तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। वाई डेटा वेयर हाउस? ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे। जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक बहुत ही ज़्यादा मिकदार में डेटा उनको हर रोज़ कलेक्ट करना होता था। तो डेटा वेयर हाउस हेल्प करता है उनको डेटा को स्टोर करने में और एनालाइज करने में, ताकि वो जो भी डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हो वो उनके लिए इजी हो। एग्जांपल क्या है कि यूनिवर्सिटी अगर चाहती है ये जानना कि विच कोर्स हैज़ द हाईएस्ट इनरोलमेंट, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इनरोल किया, यानी CS है, इंग्लिश है, या कोई और ऐसा कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और विच सिटी हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट, और कौन सा सिटी है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए उन्हें सारा डेटा चाहिए होगा, और इस टाइप का जब उन्हें डेटा चाहिए होगा तो इसके लिए डेटा वेयर हाउस उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? नीड फॉर डेटा वेयर हाउस। ऑपरेशनल डेटाबेस आर डिज़ाइन फॉर डेली ट्रांजैक्शन नॉट एनालिसिस। अच्छा, ये भी MCQs में आया हुआ था कि ऑपरेशनल डेटाबेस जो है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया? डेली ट्रांजैक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया ऑपरेशनल डेटाबेस। एग्जांपल क्या है कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस रिकॉर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रख रही है तो मैनेजमेंट वांट अ रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट उन्हें चाहिए जो कि एडमिशन लास्ट 5 ईयर्स के एडमिशन की जहाँ पे डिटेल हो, और डेटा जो वेयर हाउस है वो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ऑपरेशनल डेटाबेस और जो डेटा वेयर हाउस है इसमें डिफरेंस ये है कि ऑपरेशनल डेटाबेस जो है वो डेली ट्रांजैक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया, और जो डेटा वेयर हाउस है वो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। हिस्टोरिकल व्यू की बात करें तो बिफोर द डेटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डेटा इन सेपरेट सिस्टम। जब ये डेटा वेयर हाउस नहीं था तो सेपरेट सिस्टम में रिकॉर्ड स्टोर किया जाता था, यानी अगर एक स्टूडेंट की फ़ी के बारे में और उसकी जो एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट, अगर ये 2 तरह का डेटा स्टोर करना होता था तो एक सिस्टम में उसकी फ़ी की डिटेल्स पड़ी होती थी और दूसरे सिस्टम में उसके किस तरह से उसके पेपर हुए, अच्छे हुए, नहीं हुए, किस में कितने ग्रेड्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो है वो सेकंड सिस्टम में पड़ी होती थी। तो एक स्टूडेंट का जब उन्हें डेटा चाहिए होता था तो उसका स्टूडेंट का डेटा जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स में पड़ा होता था, तो वो उसको कलेक्ट करने में बहुत ही मुश्किल दरपेश होती थी। तो उसके लिए फिर डेटा वेयर हाउस बनाया गया। अगर हम क्राइसिस की बात करें, वैसे ये सारे सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं, यहाँ से आपके पेपर में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पे होंगी वो मैं आपको बताऊँगी अलग से, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस डिफरेंट रिपोर्ट फ्रॉम द सेम डेटा। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो सेम डेटा से डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करते हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट सेज 1000 स्टूडेंट इनरोल्ड। एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं कि 1000 स्टूडेंट हमारे पास इनरोल्ड है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि 950 स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल्ड है। ये वही बात हो रही है कि इससे पहले जब डेटा वेयर हाउस नहीं था तो तब डिफरेंट सिस्टम्स में डेटा स्टोर होता था। तो एक सिस्टम में 1000 स्टूडेंट इनरोल होते थे उनके मुताबिक, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता था कि नहीं 950 स्टूडेंट्स हैं हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डेटा जो है वो ट्रस्टेड नहीं होता था, समझ नहीं आती थी उनको कि अब कौन से वाला डेटा करेक्ट है। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो सिंगल ट्रस्टेड सोर्स प्रोवाइड करता है।
व्हाट इज़ डेटा वेयर हाउस? अभी इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो सेंट्रल रिपोजिटरी दैट स्टोर इंटीग्रेटेड हिस्टोरिकल डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट, स्टोर स्टूडेंट डेटा फ्रॉम लास्ट 10 ईयर इन वन प्लेस। तो यहाँ पर आसानी ये होगी डेटा वेयर हाउस के आने से कि हम यहाँ पे पिछले 10 साल का डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एग्जाम्पल स्टूडेंट एनालिसिस। तो इसका फ़ायदा ये भी हो गया था कि अगर हमने एट ए टाइम देखना होता है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो सीएस में इनरोल हैं और इनका इससे हायर सीजीपी है, मतलब एक से ज़्यादा हमने कंडीशंस रखी होती हैं कि ये भी हो ये भी हो, तो इस तरह का स्टूडेंट का अगर हमें डेटा चाहिए होता है तो भी जो है वो हम जल्दी से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड की बात करें तो डेटा कम्स फ्राम मल्टीपल सोर्सेज, डेटा डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा होता है। A time variant store historical data, student admission from 2020 to 2026। काफ़ी सारे टाइम का डेटा यहाँ पर स्टोर हो सकता है। नॉन वोलेटाइल है, डेटा इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली अपडेटेड और डिलीटेड, फ्रीक्वेंटली वो ना डिलीट हो रहा होता है और ना ही अपडेट होता है। OLTP/VS डेटा वेयर हाउस, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस आपने देख लेना है। OLTP में जो क्या होता है कि करंट डेटा होता है, फास्ट अपडेट्स हो रही होती है और साथ में ऑपरेशनल यूज़ होता है। और डेटा वेयर हाउस में हिस्टोरिकल डेटा स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ से भी एक MCQs आया हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो करंट डेटा होता है वो कहाँ पे होता है, डेटा वेयर हाउस में होता है या OLTP में होता है। और OLTP की जो एग्जांपल है उन्होंने दी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और डेटा वेयर हाउस का एडमिशन ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो पास्ट डेटा स्टोर्ड फॉर एनालिसिस, जो पास्ट डेटा होता है वो एनालिसिस के लिए यूज़। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, तो ज़्यादा टाइम हम इन पे वेस्ट नहीं करेंगे। टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस की बात करें तो इनकी टाइप आपको इनके नाम आने चाहिए। इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस है जो कि यूज़ होता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में। डेटा मार्ट की बात करें तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ये यूज़ होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, और डेटा मार्ट जो है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होता है। और वर्चुअल वेयर हाउस जो है वो लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा विदाउट फिजिकली स्टोरिंग एवरीथिंग, लॉजिकल व्यू होता है और फिजिकली चीज़ें जो है वो स्टोर नहीं हो रही होती। बस इनकी एक लाइन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस की बात करें तो एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन है। मेजर इश्यूज डेटा वेयर हाउस में क्या थे? डेटा क्वालिटी, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट आ रही थी और साथ में सिक्योरिटी इशू भी। जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 6 से आगे आगे जो मैंने आपको ऊपर लेक्चर्स बताए इंपॉर्टेंट यहीं से आते हैं। जो स्टार्ट वाले हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए हैं, यहाँ से कोई MCQs वगैरह आते हैं, बहुत कम ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है डेटा को और कम करती है डुप्लीकेशन को। इसका क्या मतलब है कि कुछ डेटा कुछ टेबल्स में डेटा जो है वो बार बार वही चीज़ें सेम रिपीट हो रही होती है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है सेम डेटा की रिपीटेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करती है कि सेम डेटा को की जो रिपीटेशन हो रही होती है उसको ख़त्म करती है और डेटा को ऑर्गेनाइज कर देती है, एक तरतीब में लगा देती है। इसकी वैसे तो 5 जो हैं नॉर्मल फॉर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन बुक में या वो 3 जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनको ही डिस्क्राइब किया हुआ, तो आपसे फोर्थ और फिफ्थ का क्वेश्चन नहीं आएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था करंट पेपर में, मैं देख रही थी, और क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने एक दिया हुआ था ISDN नंबर था और उन्होंने बुक का टाइटल उसमें था ISDN जो है वो प्राइमरी की के तौर पर गिवन था और साथ में बुक का टाइटल था और पब्लिशर और साथ में पता नहीं डेट थी या कुछ इस तरह से था ना, 2-3 और भी साथ में एट्रीब्यूट्स के गिवन थे। और उन्होंने पूछा हुआ था कि ये जो है ये टेबल नहीं दिया हुआ था, ऐसी एक लाइन लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा हुआ था कि आप कंसिडर करें कि ये टेबल है और ये अब आप बताएं कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में या थर्ड में। तो आपने ये बताना था कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में, और साथ में उन्होंने बताया हुआ था कि आप इसकी रीज़न भी बताएं कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि अगर सेकंड में है तो क्यों है।
चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे होता है, सेकंड में कैसे होता है, थर्ड में कैसे होता है और कैसे पता चलेगा कि किस फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो ईच सेल कंटेन ओनली वन वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी टेबल तब होता है जब उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है अली, कोर्स उसके हैं CS614 और CS101, दो वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वो सिर्फ एक ही वैल्यू हर सेल में होनी चाहिए। तो इसको फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम एक जगह पे लिखेंगे अली CS614, फिर अली CS101। अब सेकंड क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने रिमूव करनी होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, और हर जो नॉन की एट्रीब्यूट होता है वो डिपेंड होना चाहिए प्राइमरी की पर। यानी एक टेबल गिवन है उसमें लाइक स्टूडेंट आईडी की ही एग्जांपल ले लें। अगर स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो बाकी जो टेबल में जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं उन सारों को जो एंटायर प्राइमरी की है उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो इसमें रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, तो डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी पर, ना कि स्टूडेंट आईडी पर। क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट टेबल, और डिपार्टमेंट का जो टेबल है वो सेपरेट होगा। तो ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले कोर्स में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक दफ़ा आपने इसको फिर से कर लेना और एक टेबल बना के इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेनी। इससे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, तो ताकि आपको कोई टेबल आ जाए, क्योंकि लाजमी ये टेबल आ रहे हैं इस दफ़ा, ठीक है, क्वेश्चन में ना, तो आपने लाजमी इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लाजमी इनको करना है। एडवांटेजेस की बात करके नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या थे? रिड्यूस रिडंडेंसी, कि जो रिपीट हो रही थी वैल्यूज़ वो कम हो गई। इम्प्रूव कंसिस्टेंसी और ईजियर मेंटेनेंस, जब डेटा कम हो गया तो उनको मेंटेन करना आसान हो गया। रिडंडेंसी रिमूवल, अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा रिपीटेडली। रिडंडेंसी रिमूव करने का मतलब होता है कि सेम डेटा जो रिपीट हो रहा है उसको अवॉइड करें, जो स्टोर हुआ वह सेम डेटा उसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है डेटा इंटेग्रिटी, इंश्योर डेटा रिमेन अक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि यह आप इंश्योर करें कि डेटा जो है वो सेम रहना चाहिए, अक्यूरेट रहे, जो कि एक्चुअल डेटा है वही हो, उसमें चेंजेस ना हो। डीनॉर्मलाइजेशन की बात करें कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या है? कंबाइंड टेबल टू इम्प्रूव क्यूरी परफॉर्मेंस। पहले हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी। नॉर्मलाइजेशन में क्या था कि जो रिपीट हो रहा था डेटा उसको हमने ख़त्म किया, लेकिन उसके लिए हमें कुछ फिर दरम्यान में इश्यूज़ वगैरह आ गए। फिर हमने जब टेबल अलग अलग हमने बनाए, एक ही टेबल को तोड़ के हमने 3-4 टेबल उसमें से बना लिए, तो फिर उससे क्या होगा, डेटा तो ऑर्गेनाइज हो गया लेकिन स्टोरेज जो है वो ज़्यादा हो रही थी। फिर हमने दोबारा डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि टेबल्स जो है वो दोबारा से उनको कंबाइन कर दिया जाता है। वाई यूज़ डीनॉर्मलाइजेशन? टू मेक अ रिपोर्ट फास्टर। रिपोर्ट को जल्दी बनाने के लिए डीनॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फास्टर क्यूरीज, बेटर रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस, जल्दी से क्यूरीज सॉल्व हो जाती हैं और परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर होती है। डिसएडवांटेजेस का क्या है? डेटा डुप्लीकेशन और मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब हमने फिर से डीनॉर्मलाइज किया तो फिर जो डेटा डुप्लीकेट हो रहा था वो भी सेम वैसे ही आ गया, और साथ में स्टोरेज ज़ाहिर है, फिर डुप्लीकेट डेटा रखेंगे तो स्टोरेज भी उसने ज़्यादा लेनी है। इश्यूज़ इसमें क्या थे? डिफ़िकल्ट अपडेट करना इसमें डिफ़िकल्ट हो गया था, और इनकन्सिस्टेंसी का भी रिस्क था इसमें से। नेक्स्ट है 10 से 12 लेक्चर्स को अब हम स्टार्ट करने लगे। OLAP। OLAP स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये यूज़ होती है लार्ज डेटा को एनालाइज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है कि यूनिवर्सिटी वांट टू एनालाइज, यूनिवर्सिटी वाले एनालाइज करना चाहते हैं कि एडमिशन बाय सिटी और एडमिशन बाय ईयर, किस साल में कितनी एडमिशन हुई और किस सिटी से एडमिशन हुए, तो OLAP उनको हेल्प करेगा इस तरह की एनालिसिस करने का। नेक्स्ट है OLAP क्यूब। क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। डायमेंशन में टाइम, सिटी और कोर्स आ जाता है। यहाँ पर ये फिर 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रोल अप, ड्रिल अप और 4 हैं, स्लाइस और डाइस। रोल अप क्या होता है कि डिटेल डेटा होता है, डिटेल डेटा की हमने समरी बनानी होती है।
अब ये जैसे कि आपके एग्जांपल ये ले लें कि जैसे आपके हैंडआउट्स में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन थी, तो उसको उठा के मैंने शॉर्ट से ये नोट्स बना लिए। तो ये मैंने क्या किया, रोल अप कर लिया, समरी बना ली। और ड्रिल डाउन क्या होता है कि समरी को डिटेल डेटा में कन्वर्ट करना। समरी को अगर अगेन हम डिटेल डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होती है कि यानी कि एक अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम जाके गूगल पे कहें कि इसकी डिटेल बताइए, हम चैट जीपीटी में जाके उसको कहते हैं कि इसकी डिटेल हमें समझा दे, तो वो ड्रिल डाउन में आएगा। स्लाइस की बात करें तो सिलेक्ट वन डायमेंशन वैल्यू। अगर वन डायमेंशन वैल्यू को सिलेक्ट करें तो उसको स्लाइस कहते हैं। स्लाइस का मतलब भी अगर हम सिंपल कह दें, स्लाइस का मतलब होता है ना टुकड़ा किसी चीज़ का, तो ये भी वही है कि वन डायमेंशन वैल्यू। डाइस क्या होता है कि सिलेक्ट मल्टीपल डायमेंशन। मल्टीपल डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो वो डाइस कहलाएगा। MOLAP, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। मल्टीपल डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। स्टोर डेटा इन क्यूब, इसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो क्यूब में स्टोर होता है, और एडवांटेज इसका ये है कि वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो जाती है इसमें प्रोसेसिंग। और डिसएडवांटेज ये है कि स्टोरेज ज़्यादा लेता है। ROLAP में क्या होता है, और R से अब आपको समझ आ रही है, M की बात हो रही थी तो मल्टी डायमेंशनल, और R की बात हो रही है तो रिलेशनल OLAP। रिलेशनल OLAP में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में, और इसका एडवांटेज ये होता है कि हैंडल कर सकता है लार्ज डेटा को, और डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि जब लार्ज डेटा होगा तो फिर क्यूरीज जो है वो स्लोअर हो जाएंगी। HOLAP की बात करें, ये इतना डिटेल में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शॉर्ट लिखा है मैंने, ये भी अगर आपको याद रह जाएगा तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग एक दफ़ा इसको हैंडआउट से लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर सारा नहीं पढ़ना चाहते तो बाकी आप लोग ये हैंडआउट से ये जो नोट्स हैं इनसे कर लीजिएगा। इसके ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये नोट्स, ये अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं कम्युनिटी में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और जस्ट जो मैंने ऊपर आपको लेक्चर्स के नाम बताए, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के, इनको आप हैंडआउट से कर लीजिएगा अगर आप लोग करना चाहें तो। वैसे ये जो नोट्स हैं ये भी आपके लिए एनफ होंगे, ठीक है। HOLAP की बात करें तो हाइब्रिड OLAP कहलाता है। कम्बिनेशन होता है MOLAP और ROLAP का। ROLAP और MOLAP दोनों का कम्बिनेशन है ये वाला। और MOLAP और ROLAP की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो MOLAP जो होता है वो फास्टर होता है, क्यूब स्टोरेज होती है और मोर स्टोरेज लेता है। और ROLAP की बात करें तो ये स्लोअर होता है, रिलेशनल स्टोरेज होती है और लेस स्टोरेज यूज़ करता है, कम स्टोरेज लेता है। डायमेंशनल मॉडलिंग की बात करें तो टेक्निक होती है डेटा वेयर हाउस को डिज़ाइन करने की। नीड क्यों हुई थी, मेक रिपोर्ट एंड एनालिसिस ईजियर। रिपोर्ट और एनालिसिस को आसान बनाने के लिए डायमेंशनल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी थी। ER मॉडल vs डायमेंशनल मॉडलिंग। ER मॉडल में क्या होता है कि ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं और साथ में हाईली नॉर्मलाइज होता है ER मॉडल। ER मॉडल का और डायमेंशनल मॉडल के यहाँ से जो है वो एक MCQs आया हुआ था, हाईली नॉर्मलाइज कौन सा होता है, डायमेंशनल मॉडल या ER मॉडल। तो ये आपने इस तरह से याद कर लेना और इनका कंपैरिजन देख लेना है। डेटा वेयर हाउस में यूज़ होता है डायमेंशनल मॉडल और सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका डायमेंशनल मॉडल का। फैक्ट्स टेबल की बात करें तो स्टोर मेजरेबल वैल्यू। फैक्ट्स टेबल में मेजरेबल वैल्यूज स्टोर होती हैं जो कि मेजर्स हो सकती हैं, जो भी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। यानी वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था कि सेल कितनी हुई है, 50,000 की सेल हुई है और इस तरह से ना, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि ये 50,000 जो सेल है ये अब किस में आएगी, तो ये फैक्ट्स में आती है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है वो फैक्ट्स में आती है। और डायमेंशन में क्या होती है, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट नेम है या स्टूडेंट एड्रेस है तो वो डायमेंशन में आएगा, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं हैं, सो इसको फैक्ट्स में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स टेबल इन द सेंटर, डायमेंशन टेबल अराउंड इट लुक लाइक अ स्टार। ये स्टार की इसकी शेप होती है और इसका एडवांटेज ये होता है कि ये सिंपल और फास्ट होता है। और स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करें तो डायमेंशन नॉर्मलाइज होती है इसमें मल्टीपल टेबल्स में, और इसका एडवांटेज ये होता है कि लेस रिडंडेंसी होती है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जब ज़्यादा नॉर्मलाइज होता है तो ये मोर कम्प्लेक्स हो जाता है। ग्रेन क्या होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल स्टोर्ड इन अ फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में जो लोएस्ट लेवल की डिटेल स्टोर हुई होती हैं उससे हम ग्रेन कहते हैं। यानी सेल्स पर डे, एक दिन में कितनी सेल हुई है या मंथ में कितनी सेल्स हो रही हैं, तो ये ग्रेन में आएगा। चूजिंग फैक्ट्स एंड डायमेंशन,
फैक्ट्स क्या है, सेल्स, मार्क्स, रेवेन्यू, ये फैक्ट्स में आएगा, और स्टूडेंट, कोर्स और टाइम वगैरह ये डायमेंशन में आएगा। टाइम और ईयर, डेट, ये डायमेंशन में आता है। नेक्स्ट है इश्यूज इन डायमेंशन मॉडलिंग। डायमेंशनल मॉडलिंग में इश्यूज क्या आते हैं, सिलेक्टिंग करेक्ट ग्रेन, चूजिंग प्रॉपर डायमेंशन और मैनेजिंग लार्ज डेटा, ये इश्यूज थे डायमेंशन मॉडलिंग की। लेक्चर नंबर 16 से 18 की बात करें तो ETL, अच्छा ये ETL जो टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, यानी पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, फिर ट्रांसफॉर्म करो और देन उसको लोड करो। एक्सट्रैक्ट, कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को। डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने का मतलब होता है हेट्रोजीनियस कहते हैं इसे। और ये भी MCQs आया था कि डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, वो हेट्रोजीनियस उसे कहते हैं। और सेम रिसोर्सेज अगर कलेक्ट करें तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि एक्सेल फाइल, SQL डेटाबेस और CSV फाइल्स वगैरह। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है क्लीन करना और स्टैंडर्डाइज करना डेटा को। और लास्ट पे अगर लोड की बात करें तो स्टोर करें, जो कि क्लीन डेटा किया है उसको डेटा वेयर हाउस में देन लोड कर देना। पहले एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको एनालाइज किया और देन उसको लोड कर देना। डेटा एक्सट्रैक्शन, गेटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम, सोर्स सिस्टम से डेटा को हासिल करना डेटा एक्सट्रैक्शन कहलाता है। डेटा ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है कि डेटा को कन्वर्ट करना कंसिस्टेंट फॉर्मेट में। नेक्स्ट है ETL। अच्छा ETL में भी फिर कुछ चैलेंजेस ज़ाहिर है, जैसे ही कुछ न्यू मॉडल या किसी भी, अब अगर रियल लाइफ में भी अगर आप देखें कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर आता है या कोई भी न्यू इन्वेंशन होती है तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड होते हैं, लेकिन उन कुछ न्यू फीचर्स के साथ साथ कुछ फिर डिसएडवांटेज या फिर चैलेंजेस भी आप कह सकते हो कि उनमें उसके साथ ही बेनिफिट्स के साथ ही आपको डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ETL में भी फिर कुछ चैलेंजेस आगे थे। उसमें चैलेंजेस कौन कौन से थे, पुअर डेटा क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी जो है वो पुअर हो गई थी, उस तरह से अच्छी क्वालिटी नहीं रही थी। लॉर्ज डेटा वॉल्यूम, डेटा का वॉल्यूम भी बढ़ गया था, डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स थे, स्लो परफॉर्मेंस हो गई थी। ETL VL VS ELT, ELT में क्या होता है, इन दोनों में थोड़ी सी चेंजेस है और वो नाम से भी जाहिर हो रही है। ETL में हमने पहले पढ़ा है कि E से क्या होता है एक्सट्रैक्ट, T से ट्रांसफॉर्म और लास्ट वाला जो L है उसका मतलब होता है लोड। अब ELT से क्या मुराद है, ELT का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, लोड और फिर ट्रांसफॉर्म। लोड होगा डेटा पहले और ट्रांसफॉर्म होगा उसके बाद में। और ETL में क्या होता था, पहले ट्रांसफॉर्म होता था, फिर जो है पहले एक्सट्रैक्ट होता था, फिर ट्रांसफॉर्म होता था और फिर लास्ट पे जाके लोड होता था। और यहाँ पर पहले लोड हो गया और फिर ट्रांसफॉर्म होगा। और ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये आपको याद रखने की या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। CDC, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। CDC का मतलब होता है चेंज डेटा कैप्चर, कैप्चर ओनली चेंज डेटा। इसका क्या मतलब है कि अगर 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें 20 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करना है, यानी अगर 20 स्टूडेंट्स ने एक कैंपस से दूसरे कैंपस में माइग्रेट किया है तो, या फिर कोई और किसी भी किस्म का डेटा उनका जो है वो चेंज करना आपको पड़ गया है, तो आपको सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो उसको अपडेट या चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सिर्फ 20 स्टूडेंट हैं जिनका डेटा चेंज करना है, आपने उन्हीं रिकॉर्ड्स को आसानी से आप CDC के थ्रू चेंज कर सकते हैं। CDC ट्रांसफ़र करता है सिर्फ 20 रिकॉर्ड को। इसका बेनिफिट क्या है कि टाइम सेव हो जाता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करना पड़ता, उन्हें चेंज नहीं करना पड़ता, और रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। जब ज़्यादा टाइम नहीं लगा गया, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, तो फिर सोर्सेज भी हमारे बच जाएंगे और उसके अलावा फास्टर अपडेट भी हो जाएगी। अगर हम 1000 या 2000 की चेंज करने बैठ जाते, हालांकि हमने करने सिर्फ 20 के थे, तो सबको अगर हमने 1 बाय 1 चेक करना और फिर उसमें चेंजिंग करना पड़ती तो वो हमारे लिए मुश्किल था, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते, टाइम भी वेस्ट होता और अपडेट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो ये फास्टर अपडेट हो गई है इसकी CDC के थ्रू। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेशन, डेटा क्लीनिंग और डेटा कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको आनी चाहिए। लास्ट में
अगर हम ईटीएल इशू की बात करें कि ईटीएल में क्या इशू थे, तो ईटीएल में इशू क्या था कि मिसिंग डेटा मिस हो जाता है और डुप्लीकेट भी हो गया था डेटा, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम भी आ गए थे और परफॉर्मेंस के इश्यूज भी आ गए। नोट तकरीबन टॉपिक्स कवर कर लिए, कोई एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हमने स्किप किया हो। ठीक है, शॉर्ट सही, लेकिन हमने सारे कवर कर लिए हैं। जो सिर्फ और जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, जो कि करंट पेपर में भी आया था, ये मैं हैंडआउट से आपको दिखा रही हूँ। 5 प्रिंसिपल डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक। डीनॉर्मलाइजेशन की 3 टेक्निक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपने इसकी 5 जो इनके नाम हैं, प्री ज्वाइनिंग और कोलैप्सिंग टेबल, स्प्लिटिंग टेबल, एडिंग रिडंडेंट कॉलम और डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये 5 टेक्निक्स आपने याद करनी है, इनके नेम्स याद करने हैं। हो सकता है कि एक जो पेपर है उसमें 3 मार्क्स का है, तो आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है। सो इसको आपने देख लेना है। बाकी हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है।